मित्रों, राम राम, हर हर महादेव। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, सर्वप्रथम मौनी अमावस्या पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर का शुभाशीष हम सभी पर बरसे और हमारा भारत, हमारा राष्ट्र सदैव उन्नति के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स, है ना। जो कि यू नो विथ टाइट्स एंड टर्न्स हमेशा, वो तो खैर देखिए उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स है कि कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो भी उसमें कुछ मीन मेख निकाल कर कैसे भी उसको विद्रूप किया जा सके। यह प्रयास आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत तक जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। और यस, एक डिस्क्लेमर सर, मैम, आई एम नॉट एसोसिएटेड विथ एनी ऑफ द मीडिया हाउस, इधर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। हियर इट्स ए वेरी कॉमन मैन जो अपने मन की बात और अपने ही जैसे आम व्यक्ति की बात इस प्लेटफॉर्म पर रखता है। एंड एज यू ऑल नो, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज मोदी सरकार ने 3 नए भारत रत्न इस देश को दिए या उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, जिनमें से आप देखिए, आप कर्पूरी ठाकुर साहब को आप जानते ही हैं, आपने जान ही चुका होगा। उसके बाद श्री LK आडवाणी जी को, उसके बाद फिर आज जो नाम आए वो बड़े ही, मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि शायद कि किसी ने विश्वास ना हुआ होगा किसी को जब उसने ये नाम सुने होंगे कि द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड टू चौधरी चरण सिंह जी, PV नरसिम्हा राव जी एंड MS स्वामीनाथन जी। जिनमें से चौधरी चरण सिंह जी, जो कि एक कृषक नेता के रूप में वेल एस्टैब्लिश थे, इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, परंतु एक परिवार के वो 3 प्रधानमंत्रियों की आभा मंडल में वे कहीं ना कहीं, आप ऐसा कह लीजिए कि लाइक मेनी अदर प्राइम मिनिस्टर्स, ही टू वॉज ओवरशैडोड। कभी उनके विषय में ना तो कुछ इस प्रकार से हमें बताया गया, ना अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को पता ही है। परंतु यह अवश्य है कि यस, वे एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड किसान नेता थे और खास तौर पे जो जाटलैंड कहलाता है वहाँ के, तो एक तरह से वे आइकॉन जैसे रहे हैं। और उनके सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह जी, वे भी अपने समय के एक बहुत ही मतलब खास तौर पे उस बेल्ट और जाट नेता के तौर पे उनकी बहुत अच्छी एक इमेज रही। और अब उनके बेटे जयंत चौधरी जी, वे भी अब कह लीजिए कि अभी तो मैं यूं ही कहूंगा कि वे अपने दादाजी और पिताजी की तरह ही अपने आप को इस राजनीति में एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो उन्होंने अभी एक दूरदर्शिता दिखाते हुए NDA को ज्वाइन किया है, जिसकी शायद कि फॉर्मल घोषणा जो होनी है, अनाउंसमेंट जो होना है 12 फरवरी को, ऐसा बताया जा रहा है। उस दिन उनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। JP नड्डा साहब भी वहां मौजूद होंगे। तो बहुत संभव है कि शायद है कि उस समय पर वे अपना एक फॉर्मल स्टेटमेंट कि वे NDA ज्वाइन कर रहे हैं, वे दे देंगे। वैसे देखिए, आज अगर आप सबने न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया पर देखा होगा, तो एक तरह से 99.99% तो उन्होंने खुलकर कह दिया है कि यस, ही इज गोइंग विथ NDA। खासतौर पे जब से उनके दादाजी को भारत रत्न से नवाजा गया है, अलंकृत किया गया है, तो उनकी एक ट्वीट आया था, मैंने देखा था एक्स पर, फॉर्मली ट्विटर, कि दिल जीत लिया। तो किसी ने बहुत अच्छा एक रिप्लाई किया था, और दल भी। तो देखिए साहब, दिल भी जीता मोदी साहब ने और दल भी जीता। और इसके साथ ही उन्होंने मेरा, अगर आप एक प्रीवियस वीडियो भी है तो उसमें मैं आपने साफ देखा होगा, उसका जो कैप्शन है वो भी यही है
कि क्या मोदी साहब ने इंडी एलियंस का पुर्जा पुर्जा बिखेर दिया। शायद है कि अभी कुछ कमी रह गई थी जो आज पूरी होती दिख रही है कि जयंत चौधरी साहब भी इस इंडी एलियंस से बाहर निकल चुके हैं। और देखिए साहब, अभी तो सिर्फ एक ये कयास ही, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये कयास ही है। कुछ एक ऐसा ही इशारा उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से आया था जब मैंने वह ट्वीट देखा था। क्योंकि थोड़ा मन में संशय है कि वो जेन्युइन था कि कैसा था, तो अभी मैं उस पर खुलकर कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मोदी साहब, हम तो सदैव आपके ही थे, आपने ही हमको दूर कर दिया। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक वह गाना याद आता है, शायद एक फिल्म देवदास का है, डोला रे डोला मन डोला तन डोला, ऐसे करके। तो शायद एक कहीं ना कुछ हिलोरें उद्धव ठाकरे साहब की फिर से थोड़ा सा एनडीए की ओर ज्यादा बह रही हैं या उफान मार रही हैं। अब देखते हैं समय के कालचक्र में कभी वे भी अगर हमें एनडीए के साथ नजर आ जाएं, तो फिर यह जो इंडी एलियंस है, आई डोंट नो, शायद है कि जैसे राहुल गांधी जी ने वह ऑर्डिनेंस फाड़कर डस्टबिन के हवाले किया था, तो वैसे ही ये इंडी एलियंस भी किसी डस्टबिन में नजर आ जाएगा। अच्छा साहब, इसमें कर्पूरी ठाकुर साहब का जो एक हम लोग एक जो भारत रत्न हुए हैं अभी इस ईयर, तो उनका एक थोड़ा सा अगर हम बहुत ही संक्षिप्त में वो करें, तो कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी ना, और फिर बाद में उनके कुछ एक चेलाओं ने जब उनके आंदोलन को टेक ओवर कर लिया या उस विचारधारा को ही टेक ओवर कर लिया, और उसकी फिर क्या दुर्गति की, यह किसी से छिपा नहीं है। और आप सब जानते हैं कि उनके वे हाई प्रोफाइल चेला और चमचे कौन हैं, वे आज भी सक्रिय हैं। अब हालांकि कुछ उनमें से सजा याफ्ता हैं और मतलब बोलना अच्छा नहीं लगता, इट लुक्स वेरी ऑड, इट साउंड्स वेरी ऑड। तो अब उन्होंने क्या हस्र किया फिर उनके सारे योगदान का, सामाजिक योगदान का, उनको कैसे नेपथ्य में एक तरह से डाल दिया था, यह आप सबसे और हम सबसे किसी से छिपा नहीं है। फिर एल के आडवाणी साहब ने जो, देखिए मैं मानता हूं कि जो राम मंदिर आज हम सबके सामने अस्तित्व में आया है, तो साहब आप माने ना माने, बट मेरा अपना ऐसा मानना है कि इसके लिए जो अलख जगाई थी, एक जो जन जागरण किया था, उसमें आडवाणी साहब का एक बहुत बड़ा योगदान था। और ये अविस्मरणीय रहेगा, इसको कोई भूल नहीं सकता है और कोई भूल भी नहीं पाता है। कुछ एक बड़े वैसे पत्रकार हैं जो कि दे आर वेरी बहुत ही नेम फेम और सारे रिसोर्सेस के साथ उनके पास, दे आर वेरी रिसोर्सफुल। जिनमें से एक का कहना था कि बचपना आडवाणी जी ने छीन लिया, जवानी शायद मोदी साहब के चलते उनकी र्यून हुई, एंड शायद है कि बुढ़ापा जो है वे योगी जी तहस नहस कर डालेंगे। गॉड नोस, ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। खैर ठीक है साहब, उनकी अपनी सोच है जो वे सोशल मीडिया पर रखते हैं, और फिर वैसी ही प्रतिक्रिया उनको वापस से मिलती है। आगे बढ़े साहब, तो चौधरी चरण सिंह साहब, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कृषक समाज में वे एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड नेता रहे हैं। अदर देन हिज जाट आइडेंटिटी, उन्होंने जो कृषि के लिए जो एक कृषक, मतलब आप ऐसा कह लीजिए, कृषकों के लिए, फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए एक जो चेहरा बने थे, वे एक, ही वॉज अ फेस ऑफ फार्मर्स। आप ऐसा कह लीजिए कि जो कृषकों की बातें, मतलब जो कृषकों के लिए, तो देखिए साहब मैं मानता हूं कि वहां तक, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा पाना ही मतलब आज भी बड़ा दुष्कर है। तो उस समय पर जब ना तो कोई सोशल मीडिया होता था, ना तो टीवी इस प्रकार से लोगों को अवेलेबल थी, उस समय पर अगर किसानों की बातें उस प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है केंद्र सरकार तक अगर कोई पहुंचाता था, तो बहुत बड़े सेतु थे चौधरी चरण सिंह जी। फिर वे कालांतर में प्रधानमंत्री भी हुए, हालांकि अल्पकालिक सरकार थी उनकी, परंतु उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत अच्छे से दर्ज कराई थी। उसके बाद साहब आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी थे,
और एक उन्होंने अल्पकालिक सॉरी एक जिसको क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक जैसी सरकार चलाई थी, जिनकी मतलब मेजोरिटी नहीं थी जिस सरकार के पास, बस पूरे अपने टेन्योर को उन्होंने कंप्लीट किया था। हालांकि देखिए उसमें भी काफी वाद विवाद हुए थे, कैसे क्या खरीद फरोख्त और वगैरह वगैरह। अब उतने डिटेल में जाने के लिए मैं फिर क्या है कि ये वीडियो और चला जाएगा 50 मिनट का। बट उन्होंने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को पूरे 5 साल तक जैसे भी करके उन्होंने कंप्लीट किया था। और उन्हीं के देखिए मनमोहन सिंह जी उस समय पे आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के गवर्नर के बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने ही उनको चांस ऐसे फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट में दिया था। एंड एज इट इज सेड एंड इज वेल नोन दैट कि जो लिबरलाइजेशन इन खासतौर पे जो विश्व बाजार को एक तरह से जो एफडीआई आने शुरू हुई भारत में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने शुरू हुए भारत में, तो मनमोहन सिंह जी पीवी नरसिम्हा राव जी के सौजन्य से ही कर पाए थे। मैं इसमें देखिए मनमोहन सिंह साहब का कहीं से भी कोई भी क्रेडिट मैं उसको नहीं छीनना चाहता, परंतु एक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नरसिम्हा राव जी ही थे कि जिन्होंने एक फ्री हैंड दी थी मनमोहन सिंह जी को कि वे कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं, और बखूबी मनमोहन सिंह साहब ने उसको सरअंजाम दिया था। तो और वैसे नेता को सोचिए, मतलब फिर जो ट्रीटमेंट हुआ उनके साथ आफ्टर हिज लाइफ, यू नो, अब क्या उसको बार बार ऐसे मंच पे रखूं मैं, फिर भी कि उनकी डेड बॉडी तक को कांग्रेस भवन में, जो कि सोचिए कांग्रेस प्रेसिडेंट होते थे एक समय पर, जगह नहीं दी गई। उनके लास्ट रिचुअल्स को दिल्ली में होने नहीं दिया गया। और ये सब अगर आपको जानना है तो वो जो अनुपम खेर साहब की मूवी आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और जो उनके साथ सचिव थे या पीए थे एग्जैक्टली, बट नाम याद है मुझे, संजय बारू जी करके थे, उनकी बुक में भी है। तो कुछ एक ट्रीटमेंट उनके साथ फिर पोस्टुमसली अच्छा नहीं था कांग्रेस का। और आज इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल जाना। मैंने एक छोटा सा वो 10 सेकंड का वीडियो था, देखा था कि सोनिया गांधी जी से जब इस विषय में पूछा गया तो फॉर ए मोमेंट और सो ऐसा लगा कि शी वॉज यू नो कि क्या बोलूं मैं। और इट वॉज रियली वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर हर। मैं तो इतना ही कहूंगा कि शायद ही कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके लाइफ टाइम में ही नरसिम्हा राव जी को, क्योंकि देखिए एक जनमानस में ये बात है कि एक एंटाइटलमेंट की जो एक अभी भी गांधी परिवार के मन में बसी हुई है सोच कि अगर पीएम पद के लिए कोई सबसे योग्य उम्मीदवार है तो उनके परिवार में ही है, और कोई भी इस प्रकार का अवार्ड है तो वो भी उनके ही परिवार के सदस्य को, या फिर कोई उनका जो सबसे विश्वसनीय हो, जो उनका एक तरह से शब्द आई डोंट नो वेदर इट्स कैसा है बट चाटुकार टाइप का हो, तो मोर और लेस उन्हीं लोगों को दिया जाता रहा है। फिर वो चाहे पद्म पुरस्कार हो, फिर वो चाहे कोई भी इस प्रकार के अवार्ड्स हो। अगर मैं याद कर पाता हूँ ना सर, तो मैम तो मतलब ऐसे ऐसे नाम थे जो बड़े हाई प्रोफाइल नाम को ही अक्सर मैं देखता था कि जिनको ये अवार्ड्स मिलते थे। अदरवाइज कोई ऐसा अननोन नेम, मतलब जो समाज में कैसे किस प्रकार की सेवा दे रहा है या दे रहा था, वो सिर्फ मैंने मोदी सरकार में देखे कि कैसे वे ऐसे ऐसे नाम लोगों के सामने आए, वो चेहरे आए कि जो मतलब दोज वे आर अनसंग हीरोज एंड इवन टुडे दे आर अनसंग हीरोज। वो उनको वे विभूषण मिले, और वे आज भी अपने उसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए उनको वह अवार्ड दिया गया। हाँ साहब, उस भारत रत्न की ही बात आगे बढ़ाते हुए
फिर आते हैं MS स्वामीनाथन साहब। ये कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक थे। सोचिए साहब, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में कृषि की, एक तरह से आप ऐसा कह लीजिए कि पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। हरित क्रांति के जरिए क्या क्या मेजर्स और क्या क्या, वो फिर साहब देखिए सब गूगल पे और बाकी अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इसलिए मैं सब किसी की भी चर्चा बड़ी लंबी नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि फिर बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। तो उनको आज इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको अलंकृत किया गया। अगर सच कहूं मैं तो देखिए, कुछ एक पढ़ा लिखा तबका है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, बट हाँ थोड़ा बहुत तो कुछ बहुत माइनर सा कुछ ज्ञान रखता हूं। यह नाम हमेशा मैं सुनता था, सिर्फ इतना ही जानता था कि कृषि का वो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी कहलाते हैं। परंतु एक लंबे समय बाद आज जब मैंने ये जाना कि उनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया है, रियली सर मैम, कि I will not say कि I was into tears, but yes, I will say कि गदगद था मैं ये तीनों नाम से। और रैदर उससे पहले भी जो दो नाम थे, कर्पूरी ठाकुर साहब और अडवाणी साहब, उनको लेकर भी मैं प्रसन्न था कि ये कोई भी नाम आप देखेंगे ना तो यूं ही ऐसा नहीं कि किसी एक परिवार के या किसी एक क्षत्रप के बड़े विश्वसनीय रहे, बड़े उनके प्यारे थे, उनके गुड बुक्स में थे इसलिए मिला। दे ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी इन सम और द अदर वे, तब उनको यह अवार्ड मिला। अब सर अच्छा साहब, एक बात जो मुझे वो लगी, अब सरकार को, मोदी सरकार को इस चीज के लिए टारगेट भी किया जा रहा है, और कैसे किया जा रहा है वो भी बड़ा फनी चीज है कि जयंत चौधरी जी को मिलाना था तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न से अलंकृत कर दिया। नीतीश कुमार जी को अपने NDA में लाना था तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर साहब को अलंकृत कर दिया। तो किसी ने डाला था कि अगर अब आपको बचा, अगर राहुल गांधी चाहिए हो कांग्रेस से, मतलब इट्स वेरी फनी, तो आप राहुल गांधी जी को भारत रत्न दे दीजिए, वो भी आपके NDA को ज्वाइन कर लेंगे, कांग्रेस विल बी अ पार्ट ऑफ NDA। अच्छा हाँ साहब, इससे एक बात भी याद आई कि एक पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता है ना, अभी आई डोंट नो वेदर इट्स अ र्यूमर और समथिंग इज देयर, समथिंग इज कुकिंग देयर। एक बड़ा नाम है, नाम में यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, ये बता सकता हूँ, इतना तो बोल ही सकता हूँ कि अगर ये र्यूमर ही सही तो र्यूमर ही सही, अफवाह तो अफवाह ही सही, बट एक बड़े MP भी रहे हैं वो, और भूतपूर्व कांग्रेस CM रहे हैं। काफी अच्छा उनका कद और कैरियर रहा है, और कांग्रेस में लंबे समय से, मतलब दिग्गज हैं ऐसा कहना चाहिए। थोड़ा अगर मैं उनको उनके इक्विवेलेंट पाता हूं तो जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में होते थे, अभी भी हैं, मतलब तो उसी प्रकार से इनका भी वेटेज वैसा ही है। और सुनने में आ रहा है दैट इट इज वेरी मच लाइकली दैट ही विल बी ज्वाइनिंग BJP। और अगर ऐसा होता है तो विश्वास कीजिए कि जो एक आज किसी को मैं सुन रहा था कि गांधी जी को वो रिफर कर रहे थे शायद, कि एक गुजराती का सपना था कि कांग्रेस का विसर्जन किया कर दिया जाए या कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाए। अब तो वे तो नहीं कर पाए थे, परंतु वहाँ एक दूसरा गुजराती, जिनका संदर्भ शायद है कि उनका मोदी जी से रहा होगा, कि वे उनके सपने को अवश्य पूरा कर दे रहे हैं। कुछ ऐसा कहा था उन्होंने कि एक गुजराती ने सपना देखा था, दूसरे गुजराती ने उनके सपने को आकार दे रहे हैं। तो इट विल बी रियली, आई विल से कि कांग्रेस विल बी डिसॉल्व्ड। और पता नहीं फिर अब जो उनकी संख्या है, फिर अब ममता दीदी तो 40 तक का ही बोल रही हैं कि 40 से ऊपर सीटें आनी नहीं कांग्रेस की। तो अगर साहब ऐसा कुछ होता है ना, वो नाम भी आ जाएगा, मैं भी शायद है कि अभी कुछ ऐसा सुनने में आया कि कुछ एडजस्टमेंट्स को लेकर बात चल रही है, तब तो साहब कांग्रेस, मैं भी 24 से 25 सीटें दे रहा था, मैक्स टू मैक्स 30,
तब तो साहब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस विल बी रिड्यूस टू 8 to 9 नंबर्स इन लोकसभा। शायद है कि वो डबल डिजिट भी ना पहुंच पाए। खैर, अब जो भी है इट विल कम टू द फ्लोर, है ना, विद इन आई विल से 2 to 3 days इट विल हार्डली। खैर साहब, आगे बढ़ते हैं। अच्छा साहब, मायावती साहब बहन जी का भी एक आई विल से एक रिक्वेस्ट आई, या उन्होंने अपनी बात रखी कि काशी राम जी को भी उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न देना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे महापुरुषों के अब हर कोई ना कोई तबका आता है सामने कि साहब आप उनको भी भारत रत्न दो, उनको भी भारत रत्न दो। अब जैसे कि मोदी साहब ने कोई दुकान ही खोल ली हो कि आप उनको भी दो, उनको भी दो। तो बट मैं काशी राम जी के लिए अवश्य मैं सहमत हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को, दलित चेतना को जो जागृत किया उन्होंने, तो रियली ही डिजर्व्स टू बी भारत रत्न। ऐसा मेरा अपना निजी सोच है। फिर आगे तो मोदी साहब हमारे सक्षम है, वे अगर उनको लगेगा तो डेफिनेटली कोई भी डिजर्विंग पर्सन उस चीज से कभी दूर नहीं रह पाएगा जिसको वो डिजर्व करता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। अच्छा साहब, एक हाँ जर्नलिस्ट हैं। अब देखिए, अब मीन मेख निकालने वालों की स्थिति कि उनका ये कहना है कि ये जो भारत रत्न दिए जा रहे हैं ये चुनावों को के मद्देनजर दिए जा रहे हैं। चलिए हम एग्री कर लेते हैं कि चुनावों के मद्देनजर कि भाई जाटों के वोट चाहिए, जाटलैंड में अपनी सीट बढ़ानी है, इसलिए चौधरी चरण सिंह साहब को दिया गया। बिहार में सीटें बढ़ानी हैं, इसलिए कर्पूरी ठाकुर साहब को अवार्ड दिया गया। और अब इसमें अगर आप देखें तो इसके अलावा मुझे तो और कोई ऐसा नाम नहीं मिलता है कि जो भाजपा की कुछ सीटें बढ़ा देगा, अदर देन दिस टू नेम्स जो भी मैंने लिया। तो देखिए साहब, ये राजनीति है। अगर ऐसा है तो ऐसा है। अगर मोदी साहब ने अगर इनको देखिए, हालांकि देखिए डिजर्विंग है, बट इवन जैसा कि एक तबका है जो विरोध कर रहा है, एक साहब ने तो कुछ ऐसा भी कह दिया था कि या भारत रत्न इज नाउ ए न्यू इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये बड़े ही नामी ग्रामी पत्रकार हैं, अक्सर टीवी पर आप लोगों ने उनको देखा होगा। तो उनकी शायद ये खींच है जो वो छुपा नहीं पाए, और उन्होंने इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की को एक तरह से नया इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा उन्होंने नाम दे दिया। तो साहब, अगर यहाँ पे तो हर कोई राजनीति कर रहा है, सबको एक आकांक्षा है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन उसके नाम हो जाए। क्या राहुल गांधी जी राजनीति नहीं कर रहे हैं? वे जाति जनगणना की जो बात कर रहे हैं, वो ड्रोन से जमीन की फोटो खिंचवा कर वो मोदी अंबानी को जा रही है, फिर वो मोदी अंबानी जी को आडवाणी वो मोदी साहब लेकर आदिवासी से अदानी अंबानी जी को दे देते हैं। तो मतलब वो भी तो वही कर रहे हैं। एवरीवन हियर इज डूइंग सम और द अदर टैक्टिक्स, गिमिक्स, व्हाटएवर। व्हाई फॉर? व्हाट फॉर? सिर्फ राजनीति के लिए ही ना, उनको भी तो सत्ता चाहिए। और मैं एक बहुत मतलब घाघ राजनीतिज्ञ के मुंह से सुना था मैंने, और उन्होंने साफ कहा था कि भाई बाय हुक और बाय क्रूक हमको सत्ता चाहिए। हमने अगर अपनी पार्टी बनाई है तो हमने अपनी पार्टी सिर्फ एक ये आंदोलन करने और मतलब लाइकवाइज इस प्रकार की रैली करने के लिए नहीं है। हमने पार्टी इसलिए बनाई है ताकि हम सत्ता में आए, और सत्ता में आकर हम अपनी जो सोच है, जो हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर वो कोई भी में मुझे उनकी वह बात ईमानदारी से मैं सच कहूं तो बहुत अच्छी लगी थी। क्योंकि भाई देखिए, कोई भी हो ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो, आम आदमी पार्टी हो,
डीएमके हो, मतलब कोई भी पार्टी आप नाम ले लीजिए, सबको अपनी आइडियोलॉजी, अब आइडियोलॉजी तो क्या है सब जानते ही हैं, बट फिर भी जिसकी जो अपनी आइडियोलॉजी, जो अपनी वो आइडियोलॉजी बेच कर आई विल से कि सत्ता में आता है, तो उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अपनी सोच होती है, तभी तो वो उनको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो मैं वो जो घाघ राजनीतिज्ञ हैं, मैं उनकी बात से सहमत था। तो यहाँ पे हर कोई राजनीति कर रहा है और सबको सत्ता चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी ही और शी बिलोंग्स टू। खैर साहब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, हाँ, कल भी चर्चा में बात आई थी कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस जिस प्रकार से मोदी साहब ने जब संसद में बताया था कि भाई सब उनको ओबीसी ओबीसी सब जगह ढूंढते रहते हैं, सबसे बड़ा ओबीसी तो एक तरह से कह लीजिए कि मैं ही हूं कि जो इतने शीर्ष पद पे बैठा हुआ हूं, मैं उनको नहीं दिखाई देता। तो उस स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस उनके पीछे लग गई कि नहीं वे जन्म से ओबीसी नहीं है, बाद में गुजरात सरकार ने उनको ओबीसी बना दिया, या उनके कास्ट को जिस भी कास्ट से वे आते हैं उसको ओबीसी बनाया गया। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर जो प्रो मोदी बड़े एग्रेसिव समर्थक हैं, वो साहब देखिए फिर वो भी आगे आ गए। उन्होंने तो बाकायदे एक डाटा ही डाल दिया सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी बॉर्न इन 1970, प्रियंका गांधी वाड्रा बॉर्न इन 1972, एंड श्रीमती सोनिया गांधी टुक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इन 1983। सो एज ए होल तो ये भाई बहन राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा तो बाय बर्थ इंडियन ही नहीं है, भारतीय ही नहीं है। तो अब इस चीज को कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। फिर अब उनकी राहुल गांधी उनके परिवार की जाति को लेकर भी बातें चलना शुरू हो गई है। और फिर अभी जैसे जिस प्रकार से वे देवघर में पूजा कर रहे थे, उनको लेकर भी आज मैंने देखा एक थोड़ा सा कुछ एक लोग नाराजगी जता रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने वहां पे शिव जी का अभिषेक किया, कि वे चाहे दूध हो, जल हो या गन्ने का रस हो, जिससे भी शिव जी का अभिषेक करना होता है, तो उसके अपने एक तरीका होता है। तो मैंने वो वीडियो देखा था तो मेरे को भी लगा था, फिर मेरे को लगा कि अब इनसे तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि एक वैदिक रूप से या जिस प्रकार से आमतौर पे एक सामान्य भक्तालु श्रद्धालु शिव जी की पूजा या हिंदू देवी देवता की पूजा करता है, तो यह परिवार किसी भी प्रकार से औने पौने भी वैसा नहीं कर सकता। तो मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया था। परंतु हाँ, कुछ प्रबुद्ध पत्रकार कह लीजिए, टीवी के जाने माने नाम देख लीजिए, उन्होंने भी उस पूजा को जिस तरीके से किया था, तो बताता है ना, द डिफरेंस पता चलता है कि कौन कैसा हिंदू है, कौन चुनावी हिंदू है, कौन फुल टाइम हिंदू है। तो देखिए साहब, ये सब बातें जो है ना आमतौर पे उठती नहीं है, मगर जब कभी कहीं आग लगती है या लगाई जाती है तो फिर धुआं भी उठता है। उंगली उठाई जाती, आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं, चार उंगलियां स्वतः अपने आप आपकी ओर उठ जाती हैं। तो यह सब जो, अब देखिए आज, हाँ, एक टीवी में मुफ्ती हैं, वे नाम भी मैं उनका ले सकता हूं, बट वो चौड़े होकर आज बोल रहे थे जो बात अक्सर मैं अपने वीडियोस में पहले भी कही है, कि जो कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है, अब कहने को तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं, परंतु जब राहुल गांधी की बात आती तो फिर वे कहीं नजर नहीं आते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि जो सर्व प्रचारित या सर्व प्रमुख चेहरा है तो राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी जी के जो बगल आसपास जो चार पांच मैं नाम भी ले चुका हूं, है ना, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत जी हों, वेणुगोपाल जी हों, जयराम रमेश जी हों, और एक साहब का और भी नाम लिया था उन्होंने, हाँ, कन्हैया कुमार जी का, उनका नाम लिया था। तो मुफ्ती साहब ने चौड़े में कहा कि अगर राहुल गांधी जी को इन्हीं को अपने सराउंडिंग में रखना है, इन्हीं से सलाह मशविरा करके अपने आगे की पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है,
तो बेहतर है कि कांग्रेस कल विसर्जित होने जा रही हो तो आज हो जाए। तो मुझे उनकी वह बात, वे मतलब एक नामी गिरामी टीवी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर डिबेट में बोल रहे थे, और नाम भी उनका मुझे याद, मुफ्ती नदीमुद्दीन, बहुत ही जाने माने मुफ्ती हैं। तो उनकी वह जो एक आप चाहे उसको आप वेदना कहिए या एक सलाह कहिए राहुल गांधी जी के लिए, तो मुझे बड़ी मुफीद लगी, मुझे बिल्कुल सही लगी। खैर, अब जैसा भी है सो है। तो और हाँ, एक चीज और, अब ऑलमोस्ट थिंग्स आर गेटिंग मोर क्रिस्टल क्लियर। मैं, एक साहब हैं, पत्रकार हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत सीनियर हैं, 80 प्लस ही होंगे मेरा ख्याल है। तो उन्होंने भी जो भाजपा की टैली बताई, बोले मैं तो आज से 1 साल भर पहले कहीं एक बहुत अच्छे मंच पर वे संबोधित कर रहे थे, तो बोले 300 से 325 के बीच उनका अनुमान था कि बीजेपी आएगी। तो बोले शायद है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो 350 प्लस में ही जाएंगे। और जिस प्रकार से फिर वह गाना याद आ रहा है, देवदास का ही है, डोला रे डोला मन डोला तन डोला, ऐसे करके है, फिर कभी अच्छे से सुना तो जरूर। तो अभी तो इंडी एलियंस में कुछ एक जो दल हैं, जो बचे खुचे, तो मोर और लेस उनको लगता है शायद कि वे यही गाना गा गा कर किसी भी प्रकार से मोदी साहब तक तो पहुंचा ही रहे हैं कि डोला रे मन डोला, बस आपकी वो झंडी का इंतजार है। तो साहब, ओवरऑल बात यह है कि आज ये जो 5 नाम हैं, ये राजनीति के और अपने अपने क्षेत्र के बड़े विशिष्ट नाम हैं। इनको अलंकृत करके भारतीय समाज में, और मैं तो कहता हूं इवन कि वोटर्स में भी ना, एक बड़ा पॉजिटिव संदेश दिया मोदी साहब ने। और जो अब फीलिंग आती है, तो अब तो साहब ऐसे ही आती है कि यह जो लोकसभा का 2024 का इलेक्शन है, इट इज जस्ट ए केक वॉक फॉर एनडीए अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो साहब, आप सबको अगर यह संवाद पसंद आया हो तो मेरा आग्रह है, आप सबसे प्रार्थना है कि लाइक अवश्य करें, एंड यस, सब्सक्राइब, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।